नमस्कार विद्यार्थी भाई और बहनों, मैं जिग्नेश सर फिर से एक बार आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा था? त्रुटियों का वर्गीकरण सीखा था। उसके बाद मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको त्रुटियों का मापन कैसे किया जाता था वो सिखाया। अब उसका उदाहरण लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले। तो त्रुटियों का वर्गीकरण हमने किया, उसके बाद मापन में हमने क्या सीखा कि मान लीजिए कोई भौतिक राशि है जिसे हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं और उसका मापन लिया गया है। जैसे ये चौक की लंबाई मापनी है और आप वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर रहे हो। आपने एक ही चौक की 3 बार लंबाई मापी, 4 बार लंबाई मापी, 5 बार लंबाई मापी। ठीक है, तो एक से ज्यादा अवलोकन लेकर उसका माध्य निकाला जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए माध्य निकालते हैं। और ए माध्य को क्या कहते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n ai अपॉन n, यानी कि a1 a2 a3 a4 अप टू an बटा n अवलोकनों की संख्या। ठीक है, जैसे कि यहां पर 1 2 3 4 5 अवलोकन लिए गए हैं। किसके लिए? तो किसी सरल लोलक का आवर्तकाल और गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए समय का जो मापन किया गया है एक ही घड़ी से एक ही लंबाई के लिए 5 बार लिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य आपको आता ही है कैसे निकालना है। सबको जोड़ देंगे बटे अवलोकनों की संख्या से भाग देंगे, तो वो निकल जाएगा माध्य। और यही माध्य हमारा क्या होगा? सत्य या सही मान हम मान लेंगे, जैसे इंग्लिश में ट्रू वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसी सत्य मान को या सही मान को हम प्रत्येक में से घटा देंगे। ठीक है, यानी कि अब जो मेरा ए माध्य आया उसमें से प्रथम अवलोकन को घटाएंगे तो मुझे डेल्टा A1 मिलेगा। ठीक है, अब कई रेफरेंस बुक में A1 माइनस ए माध्य लिखा हुआ है और कई बुक में ए माध्य माइनस A1 लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चले। क्यों? तो यहां पे उल्टा सीधा करने से फर्क कितना आएगा? धन या ऋण का। तो हम आफ्टर ऑल इसे करने क्या वाले हैं? मानांक देने वाले हैं। तो वो ऋण होगा तो भी धन में हो जाएगा और धन होगा तो धन ही रहेगा। ठीक है, चले। तो ये माध्य को प्रत्येक व्यक्तिगत अवलोकन में से बारी बारी घटाने पर प्रत्येक अवलोकन जो आता है उसकी मुझे क्या मिलती है? निरपेक्ष त्रुटि मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी अवलोकन हैं उसको मैं ए माध्य में से घटा दूंगा और उस प्रकार मुझे क्या त्रुटि मिलती जाएगी? nवें अवलोकन तक जाएंगे हम। तो ये क्या है? व्यक्तिगत निरपेक्ष त्रुटि। जैसे इसका माध्य निकाल लिया हमने और 2.80 आया, तो मैं 2.80 अब निकालेंगे, फिर देखेंगे। मैं तो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। 2.80 माइनस 2.63, फिर 2.80 में से 2.56 को घटाऊंगा, फिर 2.80 में से 2.42 को घटाऊंगा। जो उत्तर आएगा, ठीक है, वो उत्तर क्या कहलाएगा? प्रत्येक अवलोकन की निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब ये सारे निरपेक्ष त्रुटि का जो उत्तर आता है उसको हम क्या करेंगे? मानांक लेकर उसकी भी औसत निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि अब उसे डेल्टा ए से निर्देशित किया जाएगा। वो कैसे निकालेंगे हम? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 कहाँ तक? जितने अवलोकन लिए हैं वहां तक सबका क्या लेना है? मानांक। क्यों मानांक लेना है? तो
यदि हमारा अवलोकन ऋण आता है तो वो धन में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गई, तो औसत निरपेक्ष त्रुटि, इसे क्या कहेंगे, औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब सापेक्ष त्रुटि की बारी आती है। तो सापेक्ष त्रुटि बहुत आसान है और प्रतिशत त्रुटि भी बहुत आसान है। क्या करेंगे हम, सापेक्ष त्रुटि को भी डेल्टा ए से ही प्रदर्शित करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको डेल्टा ए बार कह देता हूँ। ठीक है, तो अब सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे हम, तो डेल्टा ए बार बटे में ए माध्य, इसे ए बार भी कहा जाता है। ठीक है, सो दैट ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। उससे क्या निकल के आ जाएगा, आपकी सापेक्ष त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे, खाली इसको 100 से गुणे कर देंगे। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, डेल्टा ए बार बटे ए बार गुणे 100, तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि। तो ये हम देख चुके हैं, वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, फिर से एक बार रिव्यू दे दिया मैंने यहाँ पे। अब उसको उदाहरण से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। तो मुझे सरल लोलक का आवर्तकाल यानी कि एक दोलन के लिए लगने वाला समय जो है वो मापना है, और उसके लिए मैंने ये अवलोकन लिए गए हैं। एक ही घड़ी से देख सकते हो 5 बार अवलोकन लिए हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। सो टी माध्य, आवर्तकाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। तो टी माध्य बराबर क्या आएगा, तो इन सभी का क्या करना पड़ेगा, मुझे जोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सभी को जोड़ देता हूं। तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71, ठीक है, प्लस 2.80, और इसको मैं भाग दूंगा 1 2 3 4 5 से। ठीक है, तो थियरी अनुसार क्या करना है, मुझे सभी को जोड़ देना है। देखिए समीकरण क्या है, ए आई यानी कि A1 A2 A3 जितने भी है, ए यानी कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, यहाँ पे समय है जैसे कि। ठीक है, तो अब कोई भी भौतिक राशि दे सकती है, उसको आपको जोड़ देना है और भाग अवलोकनों की संख्या से उसे क्या कर देना है, भाग देना है। तो अब इसको मैं जोड़ करूंगा तो मेरे पास आएगा, ये भाग करने पर 2.624 सेकंड। ठीक है, अब उसको मैं लिख दूंगा टी बार बराबर 2.62 सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो मुझे माध्य मिला उसको मैं प्रत्येक अवलोकन से घटा दूंगा। ठीक है, यानी कि करते हैं, जैसे कि ये टी माध्य है, अब 2.62 जो माध्य है हमारा, उसमें से व्यक्तिगत अवलोकन माइनस 2.63। चलिए 2.62 में से 63 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस 0.01 सेकंड। ठीक, फिर उसी प्रकार 2.62 माइनस दूसरा अवलोकन 2.56। ठीक है, तो कितना अंतर है, 4 और 2 6 का, तो 0.04 सेकंड। ठीक है, फिर तीसरा अवलोकन देखते हैं, तो 2.62 माइनस तीसरा अवलोकन है 2.42। 2.42 कितना अंतर है, तो 20 का अंतर है, तो 0.20 सेकंड। ठीक है, फिर चौथा अवलोकन देखते हैं, 2.62 माइनस
71, 2.71, तो अब ये ऋण आएगा। कितना अंतर है? 62 और 72, 9 का अंतर है, तो माइनस 0.09 सेकेंड। ठीक है, और 62 बार 8 10 8 का अंतर है शायद। ठीक है, फिर लास्ट 2.80, 2.62 माइनस 2.80, ये भी ऋण आएगा। तो यहाँ पे 18 का है, 0.18 सेकेंड। अब ये कैलकुलेटर से कर लेना, मैंने एवरेज किया है, औसत। शायद एक आध में कोई गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, पर तरीका सही होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ए माध्यम में से व्यक्तिगत अवलोकनों को घटा दिया। अब क्या करेंगे, ये जो भी ऋण है उसको धन ले लेंगे। ठीक है, तो और उसको 5 से भाग देने पर मेरे पास क्या आ जाएगा? तो औसत निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। ये अभी जो हमने निकाली है वो क्या है? व्यक्तिगत निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक है, चलिए, तो अब मानांक में 0.01 प्लस ऋण लगाना है, ऋण है। ठीक है, फिर 0.04 प्लस 0.20 प्लस माइनस 0.08 प्लस माइनस 0.18, इन सभी को 5 से भाग देंगे। तो ये क्या है? इसे क्या कहेंगे? इसके आगे लिखना, जैसे ये डेल्टा ए बार ए है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? मोड ऑफ डेल्टा टी बार। चलिए, सो देयरफॉर इन सबको जोड़ने पर मोड ऑफ डेल्टा टी बार आपका आएगा 0.54 भाग 5। क्या करना है? इन सभी को जोड़ देना है, भाग 5 दोगे तो आपका कितना आएगा? रफली 0.11 आएगा। अब यहाँ पे मात्रक लिख देते हैं, सेकंड। तो ये क्या आ गया आपका? औसत निरपेक्ष त्रुटि आ गई। ये क्या है? व्यक्तिगत निरपेक्ष त्रुटि है। माध्य निकाला, व्यक्तिगत निरपेक्ष त्रुटि निकाली, उसके बाद औसत निरपेक्ष त्रुटि निकाली। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? डेल्टा टी निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बार बटे टी बार। टी बार लिखो या टी माध्य लिखो, दोनों चीज एक ही है। ठीक है, अब ये करने पर आपको उत्तर मिलेगा 0.11 भाग, क्या निकाला था हमने? माध्य ये रहा 2.62। ठीक है, तो इसका मान निकलेगा आपका 0.0491। ठीक है, अब उसमें मात्रक नहीं आएगा। और फिर टी प्रतिशत त्रुटि, टी परसेंटेज बराबर 0.0419 गुणे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4.19%। आप इसे लिख सकते हो 4.2%। इसे यहाँ पे जोड़ देते हैं। 5 से अधिक अंक होने पर आपको पता है कि आगे क्या हो जाता है? राउंड ऑफ किया जाता है, उसे 4.2% लिखा जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हम त्रुटियों का मापन करते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी त्रुटि किस प्रकार आती है, और उसी को इसी तरीके से हम एलिमिनेट यानी उसको हम हमारे अवलोकनों से घटा बढ़ा सकते हैं। अब मैं एक सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपको घर से करना है, ठीक है, और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपके लिए सवाल यहाँ पे लिखा है, प्रतिरोध का मापन किया गया है और प्रतिरोध का मान 4.12, 4.08, 4.22, 4.14 आया है, 4 ही है अवलोकन, ठीक है। अब आप उसके लिए डेल्टा आर बार निकालो, सबसे पहले माध्य निकालोगे थियरी के अनुसार, फिर डेल्टा आर बार निकालोगे यानी कि व्यक्तिगत आप क्या निकालोगे, निरपेक्ष त्रुटियां निकालोगे, ठीक है। कैसे, जैसे ये निकाली है व्यक्तिगत निरपेक्ष त्रुटि, और उसकी औसत करोगे यानी औसत निरपेक्ष त्रुटि आएगी वो इतनी आएगी, फिर सापेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा आर बार बटे इसका जो माध्य आएगा वो करोगे तो ये उत्तर आना चाहिए, और आर प्रतिशत यानी प्रतिरोध की जो प्रतिशत त्रुटि निकालोगे उसके लिए उत्तर आएगा आपका 0.96, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये सवाल खुद करना है, एक मैंने आपको हल करके बताया है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक सवाल हल किया और उसके अंदर त्रुटियां कैसे निकालते हैं वो देख लिया। अब इस प्रकरण का आखिरी पड़ाव देखते हैं जिसके अंदर आपको विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग मैं आपको सिखाऊंगा। कुल मिला के 3 अनुप्रयोग है इसके, ठीक है, और 3 अनुप्रयोग में तीसरा जो अनुप्रयोग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर से 3 मार्क का सवाल अक्सर आता है, ठीक है। तो बारी बारी हम तीनों अनुप्रयोग सीखते हैं और फिर इसके चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। एक्सरसाइज में जो लंबे या कठिन सवाल है वही मैं करवाऊंगा, बाकी तो आप गुणा भाग करना है, ऐसे ही सवाल है जैसे क्षेत्रफल निकालना है सिलेंडर का, ठीक है, या फिर आपको आयतन निकालना है क्यूब का, तो वो समीकरण आपको अगर आते हैं तो उसके अंदर आप कीमतें रखकर उत्तर ज्ञात कर सकते हो। तो ऐसे सवाल मैं हल नहीं करवाऊंगा, आप खुद भी कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको PDF नोट्स भेज दूंगा एक्सरसाइज की, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है आपको तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो कि सर ये सवाल मैंने किया पर नहीं आ रहा है, पर कठिन सवाल जो है वो मैं सभी करवाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, तो विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग से हम किसी भी भौतिक राशि अगर है और उसका हम क्या जानते हैं, विमीय समीकरण जानते हैं, तो 2 अलग अलग मात्रक पद्धतियों के बीच उस भौतिक राशि का संबंध हम निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले लेते हैं बल लेते हैं, तो उसका MKS में जो मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। तो CGS मात्रक पद्धति में उसका क्या होगा, किलोग्राम का हमें पता है ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। पर 1 न्यूटन MKS के अंदर कितना CGS के अंदर डाइन होगा अगर हमें निकालना है तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले विमीय समीकरण क्या है वो हम जान चुके हैं, विमीय समीकरण बनाना मैंने आपको सिखाया था। आशा करता हूं कि आपने उससे अच्छे से याद कर लिया होगा। अगर नहीं याद किया है, नहीं वीडियो देखा है, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसे याद कर लीजिए, फिर ही यहाँ से आगे बढ़ना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहला अनुप्रयोग क्या लिखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि का 2 मात्रक पद्धतियों में संबंध ज्ञात कर सकते हैं या निकाल सकते हैं।
सकते हैं। ठीक है, तो हम विमीय विश्लेषण की मदद से किसी भी भौतिक राशि के दो अलग अलग मापन पद्धतियां, जैसे कि MKS और CGS, जिसमें हम 1 न्यूटन यानी कि 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो 1 न्यूटन कहलाता है, तो वो CGS में क्या होगा, 1 ग्राम मीटर का सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, एक निकाल देता हूं पहले यहां पे। इसे कहा जाता है न्यूटन। क्या कहा जाता है? न्यूटन। और इसे क्या कहा जाता है? डाइन। ओके, तो अगर अब आपको इसका विमीय समीकरण पता है तो आप इसके मध्य संबंध निकाल सकते हो। चलिए, इसका विमीय समीकरण है हमारा M1 L1 T-2। ठीक, अब यहां पे हम कर देंगे 1 1 1। उसी प्रकार CGS में 1 किलोग्राम यानी कितना ग्राम, तो भाई हम कहेंगे यहां पर 10 की 3 घात। ठीक है, 10 की 3 घात ग्राम लेंगे यानी कि 1000 ग्राम लेंगे तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार 1 मीटर, तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे भाई 100 सेंटीमीटर लेंगे तो हमारे पास 1 मीटर के समतुल्य हो जाएगा। उसी प्रकार 1 सेकेंड है तो यहाँ पे भी 1 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं आएगा, तो हम रखेंगे 10 की 0 घात पर यहाँ पे सेकेंड रेज़ टू -2। ठीक है, ये 1 ये 1। ठीक, तो अब यहाँ पे ये कुल मिला के हो जाता है 1 न्यूटन, और यहाँ पे 10 की 3 प्लस 10 की 2 यानी कि 10 की 5 घात, ये हो गया आपका डाइन। ठीक है, तो इस प्रकार हम दो अलग अलग मात्रक पद्धतियों के मध्य किसी भी भौतिक राशि का हम क्या कर सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं। अब आसान और एक ले लेते हैं, जैसे कि ऊर्जा का मान। अब यहां पे मैंने क्या लिया था पहले सॉरी, बल लिया था। अब ऊर्जा लेते हैं। अब ऊर्जा का विमीय समीकरण क्या है? M1 L2 T-2। ठीक है, 1 1 1। अब उसी के समतुल्य सामने रख देते हैं इधर, तो M1 तो वो तो वही रहेगा 10 की 3, ठीक है, की घात 1, ये हो गया आपका M1। ओके, फिर L2 तो अब 10 की 2 घात पर उसकी पावर कितनी है? 2 है, और यहाँ पे सेकंड तो वही रहता है, तो 10 की तो 0 घात और पावर कितनी है? -2। ठीक है, तो अब इसे क्या कहा जाता है? एक जूल कहा जाता है, ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक, और यहाँ पे जोड़ कर लो 10 की 3 10 की 4 यानी कि कुल मिला के 10 की 7। अब इसे कहा जाता है अर्ग। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी भौतिक राशि की विमाएं पता है तो आप अगली मात्रक पद्धति में आप क्या निकाल सकते हो? उसका संबंध, आंकिक संबंध क्या है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चल अब ये पहला अनुप्रयोग हो गया, अनुप्रयोग नंबर 1। दूसरा, विमीय विश्लेषण से किसी
समीकरण की सत्यता यानी कि यथार्थता जांच सकते हैं। भौतिक विज्ञान में ढेर सारे समीकरण हैं हमारे पास, ठीक है। वह समीकरण विमीय विश्लेषण के तौर पर या वह यथार्थ है या नहीं, ये हमें यदि जांचना है तो विमीय विश्लेषण या वीमा सूत्र के ऊपर से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एक समीकरण जो आपका जाना पहचाना है, उसी से हम शुरुआत करते हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का समीकरण है आपका जैसे कि गतिज ऊर्जा, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। अब समीकरण है K बराबर 1/2 mv²। यह समीकरण गाणितिक तौर पर तो ठीक है, पर भौतिक तौर पर, भौतिक विज्ञान में ये समीकरण सही है, पर क्या ये समीकरण विमीय विश्लेषण के नियमों का पालन करता है? विमीय विश्लेषण अनुसार क्या ये यथार्थ है, सत्य है या नहीं, ये हम यहाँ पे जांचेंगे, ठीक है। तो इसके नियम समझ लीजिए पहले। जितने भी नियतांक है, अचलांक है, ठीक है, उन्हें या उनकी कोई भी विमाएं नहीं होती है, तो उसे हम यहाँ समीकरण में या फिर जब भी विमाएं राशियां रखेंगे तब उसे इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे हम, ठीक है, इग्नोर करेंगे उसे। फिर जोड़ में, यानी कि जैसे कि दूसरा एक समीकरण बताता हूं मैं, d = v0t + 1/2 at²। ये समीकरण है। दो पद है यहां पे, देखिए यहां पे बाईं तरफ एक ही है, बट दाहिने तरफ दो पद है जो प्लस साइन से अलग अलग हो रहे हैं, जैसे ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो ऐसे प्लस की माइनस की साइन से जितने भी पद बनते हैं आपके समीकरण के अंदर, ठीक है, वो प्रत्येक पद, जैसे कि v0t पद एक, ये 1/2 at² पद एक। अब 1/2 नियतांक है तो उसे हम छोड़ देंगे। at² की जो विमा निकालेंगे, फिर v0t की जो विमा निकालेंगे, ठीक है, वो व्यक्तिगत बाएं तरफ जो है d यानी कि लंबाई यानी कि अंतर, उसके समान होनी चाहिए, यानी कि उसका उत्तर भी क्या आना चाहिए, ये जिसका उत्तर है, या d का उत्तर क्या आएगा, L1, ठीक है। तो v0t का भी उत्तर L1 आना चाहिए, फिर 1/2 at² का भी उत्तर क्या आना चाहिए, L1 ही आना चाहिए। इन दोनों में से एक का भी उत्तर L1 नहीं आता है, या बाएं तरफ जो भौतिक राशि है उसके समतुल्य नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे, यह समीकरण यथार्थ नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या कहेंगे, दिए गए समीकरण में जितने भी पद जो जोड़ या अंतर के चिन्ह से अलग है, वो प्रत्येक पद की विमाएं बाएं तरफ जो भौतिक राशि है उसके समतुल्य होने चाहिए, ठीक है। इसका भी उदाहरण हम लेंगे आगे। और यदि आपके समीकरण के अंदर साइन या कोसाइन यानी कि ज्या कौज्या का पद है, जैसे कि हम लिखते हैं कि y बराबर a साइन ω/t + φ। अब देखिए यहाँ पे a की विमा y यानी कि विस्थापन होता है, विस्थापन यानी कि अंतर, अंतर यानी कि लंबाई L1, a कम विस्तार एम्पलीट्यूड यानी कि वो भी अंतर है, तो यहाँ पे L1 हो गया। अब ये जो साइन के अंदर, कॉन्स के अंदर जो पद है वो पूरा का पूरा विमाहीन होना ही चाहिए, यानी प्रत्येक विमा यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कट जानी चाहिए। तो और तो ही क्या कह सकते हैं, ये समीकरण
भौतिक विज्ञान में या विमीय विश्लेषण के आधार से यथार्थ है। अगर यहाँ पे कुछ बच जाता है, फाई जैसे नियतांक है, ओमेगा और टी की विमा रखो आप, ठीक है, और फिर अगर कोई भी विमा बच जाती है, जैसे T1 बच गया, T-1 बच गया, L1 बच गया, कुछ भी बच गया, तो वह समीकरण गाणितिक तौर पर यथार्थ नहीं है, भौतिक विज्ञान के तौर पर यथार्थ नहीं है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम आगे पढ़ेंगे। V इज इक्वल्स टू tan थीटा, ये विमाहीन है, पर दाएं तरफ विमा है, तो ये समीकरण गाणितिक तौर पर सत्य है, पर भौतिक विज्ञान के तौर पर यह समीकरण सत्य नहीं है। ठीक है, विमीय विश्लेषण के आधार पर हम अक्सर प्रयोग करेंगे इसका। ठीक है, वेग निकालने पर tan थीटा अप्लाई करेंगे, पर वो गाणितिक तौर पर सही है, पर विमीय विश्लेषण के आधार पर यथार्थ नहीं है। ठीक है, तो कई समीकरण गाणितिक तौर पर यथार्थ हो सकते हैं, पर गाणितिक तौर पर यथार्थ है उसका अर्थ ये नहीं है कि वह विमीय विश्लेषण पर यथार्थ ही होगा। और उल्टा बोलो तो सत्य है कि यदि कोई समीकरण विमीय विश्लेषण के आधार से यथार्थ है, तो वो गाणितिक तौर पर यथार्थ होगा ही 100%, उसमें कोई अपवाद नहीं है। जैसे यहाँ पे एक अपवाद निकाला हमने, ये गाणितिक तौर पर सत्य है, v बराबर tan थीटा, पर ये विमीय विश्लेषण तौर पर सत्य नहीं है, ये समीकरण यथार्थ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब बारी बारी क्या करते हैं, इसे हल करना शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, इसे याद रखिए तो आपको आसानी से आ जाएगा। पर ये एक बार फिर से रिपीट करके जो मैंने 3 नियम सिखाए आपको, वो फिर से सुन लेना, वो आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ठीक है, अब पहले क्या करना है, जिसकी विमा राशि या विमीय सूत्र रखना है उसको पहले ब्रैकेट के अंदर रखिए। ठीक, ब्रैकेट का मतलब उसका अर्थ आप क्या करने वाले हो, उसका विमीय समीकरण या विमीय सूत्र रखने वाले हो। के क्या है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा या किसी भी प्रकार की ऊर्जा का समीकरण m1 L2 T-2 होता है। भैया, गतिज ऊर्जा या कोई भी प्रकार की ऊर्जा का समीकरण क्या होता है, m1 L2 T-2, 12 - 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गतिज ऊर्जा हो गई। अब ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में 1/2 को छोड़ देंगे, अचल पद है। m, तो m यानी कि द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम L1 से निर्देशित करते हैं। ठीक है, फिर v², तो v और उसका स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। चलिए, तो v की राशि क्या है, तो m0 L1 T-1 और उसका वर्ग। फिर उसे जो घात वाला पद है वो गुणा जाएगा, L2 T-2। ठीक है, चलिए, तो अब कुल मिला के देख लो, दोनों को जोड़ दो, तो कुल समीकरण आपका क्या आया, mv², यानी कि mv²। सो पहले लिखाएगा m1 m का, फिर L2 T-2। देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों समान आए। ठीक है, सो देयरफॉर लिखेंगे दाहिने ओर ठीक है, तो दिया गया समीकरण, यह समीकरण यथार्थ है या गणितीय तौर पर तो सत्य है, पर विमीय विश्लेषण के आधार पर भी सत्य है। चलिए, तो स्वाध्याय के अंदर और उदाहरण के अंदर 4-5 है ऐसे ही, वो आप हल करोगे, पर मैं और एक हल करके देता हूं यहाँ पे, जो मैंने उदाहरण पे लिया था।
इस प्रकार से जब भी सवाल हल करने आपको आएंगे तब प्रत्येक पद को क्या कहा जाता है वो आपको बता देंगे और उस पद का आपको क्या अर्थ है वो समझना होगा। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं समीकरण दूसरा, d बराबर v0t प्लस 1/2 at², जहां पे d विस्थापन, v0 प्रारंभिक वेग या चाल, t समय, a त्वरण और फिर से t है, t तो आगे बोल दिया, फिर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक भौतिक राशि मीटर प्रति सेकेंड या लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा गया है, ऐसी सूचना देंगे आपको। चलें, जैसे कि फिर से मैं रिपीट करता हूं पूरा सवाल, कभी भी आपको जब सवाल देंगे तो किस तरीके से सवाल लिखा होगा वो समझ लीजिए। जैसे कि लिखा हुआ है कि d बराबर v0t प्लस 1/2 at², f इंटू एस बराबर ma/t या फिर k बराबर 1/2 mv², दिए गए समीकरण की विमीय विश्लेषण के आधार पर सत्यापता निर्धारित कीजिए या जांचें। चलिए, समीकरण में जो भी दिया होगा तो आपको बोलेंगे कि लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा गया है और प्रत्येक भौतिक राशि उसके अंदर जो इन्वॉल्व होगी वह क्या प्रदर्शित करती है। जैसे P बराबर रो GH ऐसा समीकरण है तो P क्या है तो बोलेंगे दाब है, रो घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण है और H ऊंचाई है। ठीक है, तो उसके ऊपर से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि उसकी विमा क्या होगी, उसका विमीय समीकरण क्या बनेगा। अगर वो आपको पता है तो ही आप इसे हल कर पाओगे। इसके लिए मैंने बोला था लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए आप अच्छे से, विमीय समीकरण वाला, और वो याद होंगे तो ही ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चले तो शुरू करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड, जैसा कि मैंने सिखाया कि ये और ये दो पद हैं, दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड की जो विमा आएगी उसके समतुल्य होने चाहिए। चेक करते हैं कैसे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं d, उसकी विमा क्या होगी L1, विस्थापन यानी कि अंतर लंबाई यानी L1। ठीक है, चलिए फिर अब राइट हैंड साइड में दो अलग अलग पद हैं। देखो राइट हैंड साइड, प्रथम पद क्या है, v0 की विमा रखेंगे और t की भी विमा रखेंगे। v0 यानी कि वेग का समीकरण है मीटर प्रति सेकंड, या उसकी विमीय समीकरण आपको पता होना चाहिए। क्या है विमीय समीकरण उसका, L1 t-1, ठीक है, या मीटर प्रति सेकंड वेग का, और ये है समय का, ये है आपका t1। ठीक है, तो t-1 t+1 कट गया तो बचा क्या आपके पास, केवल L1। चलिए एक पद का तो समान हो गया। ठीक, अब दूसरा पद लेते हैं। दूसरे पद में 1/2 है, 1/2 को नहीं गिनना है, फिर से बोल रहा हूं, जितने भी अचल पद है उसे हम नहीं गिनते हैं या लिखते नहीं हैं। फिर आया a, तो a की भौतिक राशि या a की विमा, और उसके बाद t की विमा और उसका वर्ग। चले, अब त्वरण का विमीय समीकरण क्या है, तो वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि L1 t-2। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण दोनों एक ही विमा होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसका मात्रक है मीटर यानी कि L1, नीचे 2 यानी ऊपर आएगा तो -2 t-2, उसका क्या है विमीय समीकरण। अब t यानी कि समय t1 और उसका स्क्वायर तो t² हो जाएगा। फिर से आप देख सकते हो ये दोनों कट जाएंगे, t+2 t-2, बचा क्या L1। ठीक, देखिए तो पहले पद का भी उत्तर आया L1, दूसरे पद का भी उत्तर आया L1, इसका भी L1, इसका भी L1। तो ये समीकरण क्या कह सकते हो, विमीय विश्लेषण के आधार पर सत्य है।
समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसे 2 और इसे 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 के आधार से यह समीकरण सत्य या यथार्थ है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि यह समीकरण भी गाणितिक तौर पर और विमीय विश्लेषण के तौर पर यथार्थ है। अब स्वाध्याय के प्रश्नों का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, और उसको कैसे हल करोगे उसकी हिंट दे देता हूँ, और फिर तीसरा अनुप्रयोग समझते हैं। ठीक, चलिए बच्चों, देखिए सवाल 2.16 है, उदाहरण का है, जिसमें समीकरण दिए गए हैं k बराबर m स्क्वायर वी स्क्वायर, k बराबर ma, k बराबर 3/16 mv स्क्वायर, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर प्लस ma। अब ये समीकरणों की फिर से जैसे मैंने ये समीकरण 2 हल किए हैं उसी प्रकार से आपको यथार्थता सिद्ध करनी है। मैं मुँह जुबानी आपको बोल के समझा देता हूं, आप खुद लिखोगे। अब और एक समीकरण इसके अंदर है k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, हल कर चुके हैं हम। ठीक है, अब k बराबर m स्क्वायर वी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड आप लिखोगे k गतिज ऊर्जा m स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड k m1 l2 t-2। फिर राइट हैंड साइड क्या होगा, m स्क्वायर यानी m2 v स्क्वायर यानी कि वही का वही आएगा, तो यहाँ पे m2 l2 t-2। तो अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के समान नहीं है, तो यह समीकरण विमीय तौर पर यथार्थ या सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये कट गया। फिर k बराबर ma, तो लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगी सब में, m1 l2 t-2, राइट हैंड साइड ही चेक करनी है। m1 ये होगा l1 t-2, l1 कम पड़ा, जब जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे उत्तर m1 l1 t-2, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है m1 l2 t-2, तो ये भी समीकरण यथार्थ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ये तो नहीं आएगा, mv स्क्वायर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, वो सत्य है, तो ये समीकरण सत्य है। फिर इस समीकरण में k बराबर 1/2 mv स्क्वायर तो आ चुका है, तो k बराबर लेफ्ट हैंड साइड है m1 l2 t-2, राइट हैंड साइड का प्रथम पद m1 l2 t-2 आएगा, परंतु ये पद m1 l1 t-2 आएगा, तो दोनों पद की विमा राशि समान नहीं हुई। देखिए पहला पद तो हो गया समान, क्या आएगा, कैसे लिखोगे, k बराबर m1 l2 t-2, राइट हैंड साइड में प्रथम पद जैसे यहाँ पे लिखा है क्या लिखोगे, वो m v स्क्वायर, तो m1 l2 t-2 हो जाएगा। पर दूसरा पद ma, तो m1 l1 t-1, तो यह समीकरण यानी कि एक और दो पद की, दोनों पद की विमाएं समान नहीं है, या दाहिने और जो बाएं और जो भौतिक राशि उसके समतुल्य नहीं है, तो यह समीकरण भी यथार्थ नहीं है। ठीक है, फिर स्वाध्याय के अंदर 2.14 नंबर का सवाल है, जिसमें y बराबर a साइन vt, y बराबर a बाय रूट 2 साइन 2 पाई टी बटे टी प्लस कॉस 2 पाई टी बटे टी, और y बराबर a बाय 2 साइन t बाय a, ऐसे आपको दिया गया है। और एक समीकरण है, सामान्य है, उसको मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, परंतु जो साइन वाला मैंने आपको सिखाया नियम, उसके आधार पर इसका उत्तर देना है। चलिए तो मैं ये दोनों आपको हल करके बताता हूँ, बाकी के आप खुद करोगे। चलिए तो उसके लिए आपको दिया गया है y क्या है, तो अंतर है यानी कि L1, a क्या है, अधिकतम अंतर, फिर से अंतर L1 ही है, और v क्या है, वेग है, t क्या है, आवर्तकाल है, स्मॉल t क्या है, समय है। आवर्तकाल और समय दोनों चीज एक ही है, परिभाषिक तौर पर अलग अलग है। स्मॉल t कुल समय, कैपिटल T आवर्तकाल यानी कि एक आंदोलन के लिए समय, पर है तो दोनों समय। ठीक है, चलिए तो अब हल करते हैं इसे। ये पहला नंबर है, तो फर्स्ट नंबर पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं,
y, so that is equals to L1। फिर राइट हैंड साइड में प्रथम है ए का तो L1 होना चाहिए, वो हो भी रहा है, परंतु क्या लिखेंगे नियम अनुसार, साइन अथवा कोसाइन का पद क्या होना चाहिए, विमाहीन होना चाहिए। ठीक है, अब साइन के अंदर क्या है, तो साइन v इंटू टी। अब इसकी विमाएं रखो, v यानी कि L1 t माइनस 1 t की प्लस 1, ये दोनों कटे और बचा क्या, L1 बच गया, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कौंस के अंदर जो भी समीकरण है या साइन के साथ जो भी पदे जुड़े हैं वो सब क्या होना चाहिए, विमाहीन होने ही चाहिए। तो और तो ही यह समीकरण क्या है, विमीय विश्लेषण के आधार पर यथार्थ है या सत्य है। पर ये देख सकते हो आप L1 बच गया, तो ये समीकरण यथार्थ नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे यह समीकरण विमीय तौर पर असत्य है। ठीक है, अब देखिए फिर से उसी प्रकार साइन कोसाइन दोनों है, पर देखिए 2 अचल पाई अचल तो उसे नहीं देखेंगे, t बट्टे टी यानी t1 बट्टे t1 कट गया, 0 हो गया। उसी प्रकार कॉस t बट्टे टी कट गया, 2 पाई अचल है तो वो भी 0 हो गया। तो साइन कोसाइन पद की के विमाएं क्या हो गई, शून्य हो गई, चलेगा। ए की L1 तो लेफ्ट हैंड साइड L1 राइट हैंड साइड L1, और ये साइन कोसाइन विमाहीन, चल गया काम आपका। बट्टे में √2 है, वो तो संख्या है, उसको तो हम नहीं लिखेंगे। तो यह समीकरण गाणितिक तौर पर या विमीय विश्लेषण के तौर पर यथार्थ है, पहला समीकरण यथार्थ नहीं है। अब इसे देखते हैं, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड L1 आएगा और राइट हैंड साइड L1 बटे T1 आ गया। ठीक, तो पहला ही पद लेफ्ट हैंड साइड से मेल नहीं खाता है। ठीक है, L1 बटे T1 आ गया, तो यह समीकरण साइन पद देखने के बिना ही यथार्थ नहीं है, ऐसा आप कह सकते हो। तो यह समीकरण भी गाणितिक तौर पर यथार्थ नहीं है। अब t बटे a तो T1 बटे L1 तो वो भी विमाहीन नहीं होगा। तो यह समीकरण भी गाणितिक तौर पर और विमीय विश्लेषण तौर पर यथार्थ नहीं है। ठीक है, तो हमने 2 अनुप्रयोग सीखे कि पहले अनुप्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, 2 अलग अलग मात्रक पद्धतियों के मध्य दी गई भौतिक राशि का संबंध हम निकाल सकते हैं, और विमीय विश्लेषण के आधार से कोई भी गाणितिक समीकरण यथार्थ यानी कि उसकी सत्यापता हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा और अंतिम अनुप्रयोग सीखते हैं और फिर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, तीसरा अनुप्रयोग देखते हैं। तो दिए गए भौतिक राशियों के मध्य संबंध हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि संबंध प्रस्थापित या गाणितीय संबंध भी लिख सकते हो, किया जा सकता है।
अब इस प्रकार का जो भी सवाल होगा, ठीक है, वह आपको शब्दों में ही लिखा होगा। शब्दों में जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसको समीकरण के तौर पर हल कर पाओगे। मैं आपको आसान तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है, आपको आराम से आ जाएगा, पर कैसे हल करना है उसके स्टेप्स याद रखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सवाल दोहरा रहा हूं, ध्यान से समझना। सवाल कुछ इस प्रकार है कि सरल लोलक का आवर्तकाल, लोलक की लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण और लोलक के द्रव्यमान पर आधारित है, तो उनके मध्य समीकरण निकालिए, ठीक है, या उनके बीच का गाणितिक संबंध प्रस्थापित कीजिए, ठीक है। तो सवाल किस प्रकार दिया है, ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं कि सरल लोलक का आवर्तकाल, जैसे कैपिटल टी से अभी मैंने बताया कि निर्देशित किया जाता है, एक दोलन का समय आवर्तकाल कहा जाता है। लोलक की लंबाई L, द्रव्यमान M तथा गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम G से निर्देशित करेंगे, स्मॉल g, पर आधारित है, तो इनके मध्य गाणितीय समीकरण सिद्ध। इस प्रकार आपको हमेशा सवाल दिया होगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1, जो आधार रखता है उसे पहले लिखिए, यानी कि कौन आधार रखता है, T, तो सबसे पहले लिखिए T। उसके बाद सप्रमाणता डाल दीजिए, और जो भी आधारित है, यानी कि द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण, उसे राइट हैंड साइड रख दीजिएगा। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा लंबाई L, द्रव्यमान M और गुरुत्वीय त्वरण G, ओके। फिर इसकी घात लिख दीजिए, T, Q, R, A, B, C, आपको जो पसंद आए, A, B, C, ठीक है। पता चला। सबसे पहले क्या करना है, जो आधार रखता है उसे पहले लिखिए, और वह जिस पर आधारित है उसे राइट हैंड साइड लिखिए, और उसकी घात लिख दीजिए, A, B, C, E, Q, R, M, N, Q, जो आपको समझ में आए, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर ये सप्रमाणता हटा के आप कोई भी नियतांक रख दो, जैसे कि T इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे K लेता हूँ, A ले सकते हो, कैपिटल E, कुछ भी, व्हाटएवर। फिर ब्रैकेट के अंदर हर एक भौतिक राशि लिखिए, L रेज़ टू A, M रेज़ टू B और G रेज़ टू C, समीकरण नंबर 2, ठीक। ये ब्रैकेट रखा है, आपको समझ में आ गया होगा क्यों रखा, क्योंकि अब उसकी बीमा राशि लिखी जाएगी भाई, ठीक है। स्टेप 1 समझ में आ गया। सप्रमाणता में लेफ्ट हैंड साइड किसे रखना है, जो आधार करता है, ठीक है, और वह जिस पर आधारित है वो राइट हैंड साइड रखेंगे और उसको घात दे देंगे। फिर समीकरण 2 में सप्रमाणता दूर करके कोई एक नियतांक से नियत कर देंगे या मान लेंगे, और हर एक विमीय राशि को ब्रैकेट में रख देंगे। अब स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे, हर एक विमीय राशि की जो विमीय सूत्र है वो रख देंगे। चलिए, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट इसका इजी वे समीकरण रखना है, तो T1 बराबर K, लंबाई यानी कि L1, उसकी घात A, फिर द्रव्यमान M यानी कि M1 होल रेज़ टू B, फिर त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का है L1 E-2,
फुल रेज टू सी। अब घातों को गुणा कर दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू k l रेज टू a, एक गुणा a, ठीक है। फिर m रेज टू b, 1 इंटू b, ठीक है। फिर l रेज टू c, t रेज टू माइनस 2c, हो गया। अब क्या करेंगे, जिसके आधार समान है उनकी घातों को जोड़ देंगे भाई। चलिए देख लीजिए, तो k l वाला कोई है दूसरा, हाँ है, तो l रेज टू a प्लस c, हो गया। वैसे टेक्निकली m पहले रखते हैं, m l जैसे लिखते हैं तो m को पहले रखते हैं। चलिए m को मैं पहले रख देता हूं। तो m रेज टू b, m रेज टू b, m वाला दूसरा कोई नहीं है। l में आएगा a प्लस सी, और t में केवल एक ही है माइनस 2c, हो गया। और बाएं ओर है हमारा खाली समीकरण 3 लिख लीजिए। अब समीकरण नंबर 3 के दाएं ओर और बाएं ओर जो बीमा राशियां हैं उनकी घातों को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। अब दोनों ओर अनुरूप घातों को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। भाई यहां तो एक ही है t, तो t की घात को ही t से तुलना की जा सकती है। m और l तो है ही नहीं, तो जो नहीं है उसको 0 कर दो भाई। चलिए तो m में कोई है नहीं है, उसकी घात है b बराबर 0 कर दो। फिर l पर है नहीं है, तो l की पद क्या है, a प्लस c बराबर 0 कर दो भाई। और t की घात है, तो t की घात क्या है, माइनस 2c बराबर 1। t की घात क्या है, 1। केवल घातों को ही तुलना करना है, ठीक। अब आपको a b c की कीमतें चाहिए, ठीक है। अब यहां से c की कीमत मिल जाएगी, c बराबर 2 इसके नीचे चले जाएगा, माइनस उधर चले जाएगा, तो माइनस 1/2। c की कीमत आ गई माइनस 1/2। b की कीमत ऑलरेडी आई हुई है यहाँ पे b इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब a प्लस c, तो a कैसे निकालेंगे, तो c आ चुका है, a c की कीमत माइनस 1/2 बराबर 0, उठ के उधर जाएगा, तो a की कीमत आ गई a बराबर प्लस 1/2 भाई। a की कीमत आ गई, b की कीमत आ गई, c की कीमत आ गई। अब इसे समीकरण नंबर 2 में रख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो समीकरण 2 में रखेंगे, रख दो भाई, क्या है, t बराबर k l, l की घात क्या है, a की कीमत क्या लाए, तो बोले 1/2, रख दो 1/2, ओके। उसके बाद m रेज टू b, तो m की घात की है, b की कीमत क्या है 0, तो रख दो 0। फिर g की घात c है, तो g की आई माइनस 1/2, माइनस 1/2। किसी भी घात 0, किसी की भी घात 0 उसका मतलब 1 होता है, तो m उड़ जाएगा। और इसको मैं बट्टे में ले जाऊंगा, तो ये माइनस घात क्या हो जाएगी, प्लस, तो t बराबर k, फिर l रेज टू 1/2 बट्टे g रेज टू 1/2। अब 1/2 पावर को कैसे रखा जाता है छत्ते के नीचे, यानी कि रूट में, तो दैट इज इक्वल
इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, तो ये समीकरण आपका बन गया टी बराबर के अंडर रूट एल अपॉन जी। समीकरण नंबर जो आता है वो दे सकते हो आप 4 नंबर। अब ये समीकरण हम 8वें प्रकरण में सिद्ध करेंगे। ठीक है, उसके आधार से हम कह सकते हैं कि के की कीमत प्रायोगिक तौर पर के की कीमत के का मूल्य लेते हैं प्रयोग के आधार से 2 पाई निकाला गया है। ठीक है, तो कह सकते हैं अगर आपके पास आ जाएगा और t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। ठीक है, अब सीधे आधार पर मैं आपको सवाल लिख दे रहा हूं तो आप खुद हल करोगे। ठीक है, एक मुक्त पतित पदार्थ जो अंतर तय करता है, ठीक है, जैसे मैं एक चौक को छोड़ देता हूं यहां से तो ये मुक्त पतित कहा जाएगा। ठीक है, तो वह गुरुत्वीय त्वरण और अंतर पर आधारित है। ध्यान से फिर से, मुक्त पतित पदार्थ का वेग यानी v, ठीक है, किस पर आधारित है? गुरुत्वीय त्वरण g तथा जो अंतर काटता है, जैसे कि यहाँ पे वेग 0 है, जैसे नीचे जाएगा उसका वेग बढ़ता जाएगा, तो जितना अंतर ज्यादा कटा उतना अंतर ज्यादा होगा, सॉरी उसका वेग उतना ज्यादा होगा। जैसे मैं यहां से छोड़ता हूं चौक को और जो नीचे टकराएगा, और फिर यहां से छोड़ता हूं और वो नीचे टकराएगा, तो किसका वेग ज्यादा होगा जब जमीन पे आएगा? तो आप कहोगे सर जितनी ऊंचाई ज्यादा होगी उतना वेग ज्यादा होगा। तो उसका मतलब मुक्त पतित पदार्थ का वेग गुरुत्वीय त्वरण एवं ऊंचाई पर आधारित है। तो इनके मध्य समीकरण सिद्ध कीजिए। ठीक है, चलिए लिखता हूं मैं और आप खुद हल करोगे। मुक्त पतित पदार्थ का वेग v गुरुत्वीय त्वरण जी से हम निर्धारित करेंगे, आपको पता है जी से निर्धारित किया इसे, तथा ऊंचाई h पर आधारित है। तो इनके मध्य गणितीय संबंध सिद्ध करें। ठीक है, चलिए आशा करता हूं कि पूरा प्रकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पूरा चैप्टर भी समाप्त होता है। बाय बाय, टेक केयर।